तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग लाइफ प्रोसेस से क्वेश्चन देखेंगे और ये टॉपिक वाइज जो हम लोग सीरीज चल रहा है उसका आज बायोलॉजी का क्लास है। तो इसको जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ से अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं उन्हें किस रूप में संचित किया जाता है? तो उन्हें स्टार्च के रूप में किया जाता है, मंड के रूप में। ठीक है, और जो कि हमारे शरीर में किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, ये हमारे शरीर में होता है मनुष्य के। हमारे शरीर में भोजन से प्राप्त अतिरिक्त ऊर्जा किस रूप में संचित होता है? तो ग्लाइकोजन। ठीक है, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की सही समीकरण कौन सा है? तो 6CO2 6H2O C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र है, प्लस 6O2 और सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल। ठीक है, ये सूर्य प्रकाश कहाँ पे होता है? तो ये बीच में जो ये तीन निशान है ना, तो यहाँ पे सन होगा, सनसाइट, और यहाँ पे क्लोरोफिल नीचे। तो ऐसे होता है। ठीक है, तो ये आपका सही होगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान सूर्य के प्रकाश को कौन अवशोषित करता है? तो क्लोरोफिल। पादपों में प्रकाश संश्लेषण हेतु गैसों का अधिकांश आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रंध्र स्टोमाटा द्वारा। फिर बोला है कि नीचे दिए कथनों में विचार करें। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तथा जल का हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में विघटन होता है। बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन किया जाता है। बिल्कुल सही है। मरुद्भिद पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ये भी सही है। आपका तीनों सही है। ठीक, रंध्र का खुलना और बंद होना किसका कार्य होता है? तो रक्षक कोशिकाएं का, गार्ड सेल्स का। ठीक है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट एवं नाइट्राइट के रूप में। जो जीव भोजन का विघटन शरीर के बाहर करके उसका शोषण करते हैं वे कहलाते हैं, वो कौन से होते हैं? तो ये सब ईस्ट है, मशरूम है, कवक है, ये तीनों है। ठीक है, नीचे दिए कथनों पर विचार करें। एक कोशिकीय जीवों में भोजन पूरे शरीर में लिया जा सकता है। एक कोशिकीय जीवों में भोजन पूरे शरीर से लिया जा सकता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। अमीबा अस्थायी अंगुली जैसा उपांगों उत्पाद से भोजन ग्रहण करता है, ये भी सही है। आपका दोनों सही है। ठीक, नीचे दिए कथनों पर विचार करें। अमीबा भोजन का विघटन के बाद वह कोशिका द्रव्य में फैल जाता है। बिल्कुल सही है। अपाच्य पदार्थ कोशिका की सतह से बाहर निकाल दिए जाते हैं, दोनों सही है। ठीक है, भोजन ग्रहण करने के लिए निश्चित आकार एवं विशेष स्थान किसमें होता है? तो पैरामीशियम होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि पैरामीशियम में भोजन विशिष्ट स्थान तक कैसे पहुंचता है? तो पक्षमाप गतिशीलिया द्वारा। जटिल भोजन को छोटे अणुओं में कौन तोड़ता है? तो एंजाइम तोड़ते हैं। लार में उपस्थित कौन सा एंजाइम स्टार्च को शर्करा में बदल देता है? तो एमाइलेज, जिसे टाइलेन भी कहते हैं। ठीक है, ग्रासनली में भोजन किस विधि में आगे बढ़ता है? तो पेरिस्टोलिस यानी कर्माकुंचन विधि द्वारा। ठीक है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। अमाशय की पेशीय भित्ति भोजन को पाचक रस से मिलाती है। बिल्कुल सही है। पेप्सिन एस्लेस्मा का स्राव अमाशय में होता है। बिल्कुल सही है, दोनों सही है। ठीक, पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय कौन करता है? तो HCl। अमाशय की दीवार को HCl से कौन बचाता है? तो श्लेष्मा, म्यूकस। नीचे दिए कथनों पर विचार करें। तो अमाशय से भोजन का प्रवेश पाइलोरिक अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। सही है। शाकाहारी की छोटी आंत लंबी होती है। बिल्कुल सही है। कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। पीत रस का स्राव कहाँ से होता है? तो यकृत में। पीत रस मुख्यतः किसके पाचन में सहायक होता है? तो वसा में। देखिए, पाचन में सहायक होता है क्योंकि ये क्या करता है? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। ठीक है, यानी यह जो क्या होता है, भोजन का इमल्सीकरण में ये सहायता करता है। ठीक है, नीचे दिए कथन पर विचार करें। छोटी आंत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होती है। बिल्कुल सही है। पित्त लवण इन्हें छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है। देख रहे हैं, पित्त मतलब जो है, पित्त रस जो है इनको छोटी छोटी में तोड़ देता है। देखिए, छोटी आंत में वसा जो है बड़ी बड़े गोलिकाओं में होता है, लेकिन पित्त रस क्या करता है? उनको छोटे छोटे तोड़ देता है। वही इसलिए वो पाचन में सहायक करते हैं, जिसको हम लोग छोटे छोटे में तोड़ना ही इमल्सीकरण कहलाता है। पेंक्रियाटिक जूस का स्राव किसके द्वारा किया जाता है? तो अग्नाशय द्वारा। ट्रिप्सिन एंजाइम किसके पाचन में सहायक होता है? तो ट्रिप्सिन प्रोटीन में होता है, जबकि यही रहता है। ये ट्रिप्सिन ये कहाँ से होता है? तो ये हमारे अग्नाशय से होता है, और अग्नाशय से जो प्रोटीन को पचाने वाला होता है वो ट्रिप्सिन है, और वहीं अमाशय में पचाने वाला पेप्सिन होता है, वो अमाशय से निकलता है। ठीक है, ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव कहाँ से होता है? तो
अग्नाशय से होता है। इमल्सीकृत वसा का पाचन मुख्य रूप से किस एंजाइम द्वारा किया जाता है? तो लाइपेज द्वारा। ठीक, क्योंकि लाइपेज क्या होता है? वसा को पाचन करता है। और ये कहाँ से आता है? तो ये अग्नाशय से आता है। लाइपेज एंजाइम का स्राव कहाँ से होता है? तो अग्नाशय से। नीचे दिए कथनों पर विचार करें। छोटी आंत में उपस्थित एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। सही है। जटिल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। बिल्कुल सही है। वसा ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल में बदल देता है। बिल्कुल सही है। आपका तीनों सही है। ठीक। छोटी आंत के आंतरिक सतह पर उपस्थित उंगली जैसी संरचना क्या कहलाती है? तो दीर्घरोम कहलाती है। अवशोषण का सतह क्षेत्रफल बढ़ाने वाली संरचना कहलाती है दीर्घरोम। जो उंगली नुमा, इसको दीर्घरोम या बिली भी बोलते हैं। ठीक है। और यह उंगली जैसी संरचना पाई जाती है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो एमाइलेज। मुंह में अमाशय तक भोजन किसके द्वारा पहुंचता है? तो ग्रसिका, इसोफेगस। निम्न में से कौन प्रोटीन पाचक एंजाइम है? तो पेप्सिन है। ठीक। अमाशय से कौन सा अम्ल स्रावित होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारे शरीर में एक ही अम्ल पाया जाता है, वो भी है HCl। अमाशय से भोजन किस भाग में प्रवेश करता है? तो क्षुद्रांत, छोटी आंत में। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो क्षुद्रांत होता है, यानी छोटी आती है। इनमें से किसकी क्षुद्रांत लंबी होती है? तो शाकाहारी की लंबी होती है। इनमें से कौन प्रोटीन तथा वसा को पूर्ण पाचन का सहायता करता है? तो क्षुद्रांत, छोटी आंत में ही होता है। ठीक है। किसकी मदद से? अग्नाशय रस की मदद से। अमाशय से आने वाले भोजन होता है अम्लीय। ठीक। अमाशय से जो भोजन होता है अम्लीय होता है, क्योंकि वहाँ पे अम्ल मिलता है। अमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय कौन बनाते हैं? तो पीतरस ही। देखते हैं पीतरस बोलते हैं ना, जब भी आप देखिएगा, अगर मुर्गा कटता है या खस्सी कटता है तो उसमें लोग जो हरा हरा थोड़ा दिखाई देता है उसको बोलता है कि इसको काट के निकाल कर पहले ही फेंक देता है, क्योंकि वो फूट गया अगर शरीर में तो क्या होता है? पूरा मांस कड़वा हो जाता है। पीतरस का स्राव किस अंग से होता है? तो पीतरस का स्राव बोला है। ठीक है। स्राव बोले तो ये यकृत से होता है। और अगर पूछ दे पीतरस का भंडार कहाँ होता है? तो पित्ताशय में होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव कहाँ से होता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम अग्नाशय से होता है। वसा का पाचन कौन करता है? तो वसा का पाचन लाइपेज करता है। ठीक है। जो हम लोग का कहाँ से मिलता है? अग्नाशय में। लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है? तो अग्नाशय से। आंतरस स्रावित करने वाली ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो आंतरस स्रावित करने वाली ग्रंथि कहाँ से? क्षुद्रांत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। पाचन के दौरान प्रोटीन किस में बदल जाता है? तो अमीनो अम्ल में। पाचन के दौरान जटिल कार्बोहाइड्रेट किस में बदल जाता है? तो ग्लूकोज में। पाचन के दौरान वसा किस में बदल जाता है? तो ग्लिसरॉल एवं वसा अम्ल में। इनमें किसकी उंगली जैसा उभार संरचनाएं होती है जो पचा हुआ भोजन अवशोषित करती है? पचा हुआ भोजन अवशोषित करता है तो क्षुद्रांत। ठीक। बिना पचा हुआ भोजन जल का अवशोषण कौन करता है? तो बड़ी आंत। तो बिना पचे हुए भोजन से जल का अवशोषण, देखिए जल और खनिज का अवशोषण कौन करता है? बड़ी आंत करती है। कोशिकीय, जिसको आप देखेंगे जो खसी होता है, तो अगर बकरा वकरा देखेंगे तो लोग अक्सर खाने के कोशिश करता है चुस्ता, जो लोग गाँव में उसको चुस्ता बोलते हैं। कोशिकीय श्वसन का पहला चरण क्या है? तो ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है। कोशिकीय श्वसन का पहला चरण कहाँ संपन्न होती है? तो कोशिका द्रव्य में। पायरुवेट का एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित तो मुख्यतः किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। पायरुवेट का एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन मुख्यतः तो ईस्ट में होता है। ईस्ट में श्वसन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में कैसे होता है? तो अवायवीय श्वसन यानी किण्वन विधि द्वारा। पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट के विखंडन के पश्चात दूसरा उत्पाद क्या बनता है? तो जल। नोट 60 में CO2 और ऊर्जा भी होता है। ठीक है। जल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और ऊर्जा भी होता है। ठीक है। और ऊर्जा के रूप में क्या होता है? ATP, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ऊर्जा के रूप में ये बनता है ATP। ठीक है। नीचे दिए कथन पर विचार करें। किण्वन के समय 6 कार्बन ग्लूकोज 3 कार्बन पायरुवेट में टूटता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अवायवीय श्वसन में पायरुवेट एथेनॉल और CO2 बदलता है, ये भी सही है। एरोबिक श्वसन में जल भी बनता है, बिल्कुल सही है, ये हवा वाला। ठीक है। तो ये आपका तीनों सही है। ठीक। बोल रहे हैं
कि अवायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन एरोबिक श्वसन से अधिक होता है। गलत। एरोबिक श्वसन मतलब वायवीय श्वसन, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा, तो वायवीय श्वसन में ज़्यादा होता है। यहाँ पे ये इसको बोला था, ये गलत हो गया। मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी से की कमी होने पर पायरुवेट 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। बिल्कुल सही। इसलिए तो हम लोग बोलते हैं ना कि ज़्यादा काम करने से हमारे मांसपेशियों में क्या होता है, दुखने लगता है। मांसपेशियां कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन के दौरान बनने वाला उत्पाद है। मांसपेशी कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन के दौरान बनने वाला उत्पाद है तो लैक्टिक अम्ल बनता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट एक ग्लूकोज से कितने एथेनॉल अणु बनता है, तो कितने एथेनॉल बनता है, तो 2। ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशी कोशिकाओं में बनने वाला उत्पाद है लैक्टिक अम्ल। अवायवीय श्वसन के दौरान हमारी पेशी कोशिकाओं में बनने वाला उत्पाद कितने कार्बन वाला होता है, तो 3 कार्बन वाला होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन के दौरान बनने वाला मुख्य उत्पाद क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस एटीपी। ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले पायरुवेट में विघटन कहाँ होता है, तो कोशिका द्रव्य में होता है। हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन के अभाव में पायरुवेट का क्या बनता है, तो लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का पूर्ण विघटन कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका के अंदर होने वाली एंडोथर्मिक क्रियाओं का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, तो एटीपी द्वारा किया जाता है। नीचे दिए कथन पर विचार करें। श्वसन में मुक्त ऊर्जा का उपयोग एडीपी अकार्बनिक फॉस्फेट से एटीपी बनाने में होता है। बिल्कुल सही है। एटीपी को ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है, दोनों सही है, ठीक है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन किसका निर्माण होता है, तो ए तथा बी दोनों, ठीक है, यानी एथेनॉल लैक्टिक अम्ल, और ईस्ट में एथेनॉल और पेशियों में लैक्टिक अम्ल, ये ठीक है, ये तो आप समझ लीजिएगा, दोनों डी हो जाते हैं, ठीक है। एक 6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन वाले अणु में विखंडन कहाँ होता है, तो ये कोशिका द्रव्य में होता है। अचानक तिरोक्रिया के दौरान पेशियों में ऐंठन का मुख्य कारण क्या है, तो लैक्टिक अम्ल का संचय। अचानक तिरोक्रिया के दौरान पेशियों में ऐंठन का मुख्य कारण क्या है, तो लैक्टिक अम्ल का संचय। ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले पायरुवेट में विखंडन कहाँ होता है, ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले पायरुवेट विखंडन कहाँ होता है, तो कोशिका द्रव्य में। ग्लूकोज का 3 कार्बन वाला पायरुवेट विखंडन कहाँ होता है, तो कोशिका द्रव्य में, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का पूर्ण अपघटन कहाँ होता है, तो मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का पूर्ण अपघटन कहाँ होता है, तो मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट से क्या बनता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट से क्या बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट क्या बनता है, ठीक है। ये बोला है कि पूर्ण ऑक्सीकरण के बाद क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, वो वाला पूछा है जो कि पहले बताया है। ऑक्सीजन के अभाव में मानव पेशियों में पायरुवेट किस में बदल जाता है, तो लैक्टिक अम्ल में। अभाव में बोला है, ठीक है, ऑक्सीजन के अभाव में, तो लैक्टिक अम्ल में। लैक्टिक अम्ल बनने की प्रक्रिया किससे दर्शाती है, तो अवायवीय श्वसन को। पायरुवेट के विखंडन से ऊर्जा किस अवस्था में सर्वाधिक प्राप्त होता है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जलीय जीव ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं जल में घुले ऑक्सीजन का। पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान किस विधि से होता है, तो विसरण। पौधे दिन में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित क्यों नहीं करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण में CO2 का उपयोग कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में CO2 का उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। श्वसन के दौरान फुफ्फुस में वायु जाने से पूर्व कौन सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग ध्वस्त न हो, तो उपस्थिति बल है, कार्टिलेज रिंग्स, ठीक है। रुधिर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ छोड़ी जाती है, तो फेफड़े अल्वियोलाई में, जिसके ये फेफड़े के अंदर ही होता है अल्वियोलाई। मानव में श्वसन वर्णक कौन है, तो हीमोग्लोबिन है, ठीक है। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, तो लाल रक्त कोशिकाओं में। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है, तो ऑक्सीजन से उच्च बंधुता रखकर उसका परिवहन करना। कार्बन डाइऑक्साइड जल में किस प्रकार पाई जाती है, तो विलयन अवस्था में, डिसॉल्व फॉर्म में। यदि यदि शरीर में केवल विसरण द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होता, तो फेफड़ों से पैर के अंगूठे तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, तो 3 वर्ष। मनुष्य में हीमोग्लोबिन का सामान्य परास क्या है, तो 13.5 से 17.5
ग्राम पर हमारे शरीर में भोजन का ऑक्सीजन तथा अपशिष्ट पदार्थों का वहन कौन करता है? तो रक्त। हमारे शरीर में लवण का वहन किसके द्वारा होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं द्वारा। अगला है कि फेफड़ों में गुब्बारे जैसी संरचना कहलाती है? तो गुब्बारे जैसी संरचना अल्वेलाई, जो अंगूर के गुच्छे जैसी होती है। ठीक है। श्वसन नली में बालों की जैसी संरचना कहाँ कहलाती है? तो सिलिया। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त CO2 छोड़ता है फुफ्फुस में, फेफड़ों में। ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय के किस भाग में जाता है? तो बायां अलिंद में। मानव का सामान्य रक्तचाप होता है? तो सामान्य रक्तचाप यहाँ पे तो दिया ही नहीं है। ठीक है। हाँ, दिए तो है। ये हो गया 120/80। ठीक है। 120/80 होते हैं। रक्तचाप मापने का यंत्र कहलाता है स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर। शुद्ध रक्त का हृदय से शरीर तक ले जाती है धमनी। हृदय से कई कोष्ठकों को बटे होने का कारण क्या है? हृदय के कई कोष्ठकों को बटे होने का कारण है तो रक्त के मिश्रण को रोकने के लिए। ठीक है। नीचे दिए कथन उपचार करें। ऑक्सीजन युक्त रुधिर फुफ्फुस से बाएं अलिंद में आता है और बायां निलय संकुचित होकर रुधिर को पूरे शरीर में पंप करता है। बिल्कुल दोनों सही है। ठीक है। नीचे दिए कथन पर विचार करें। दायां अलिंद शरीर से ऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है और दायां निलय रुधिर को फुफ्फुस से ऑक्सीजनित हेतु भेजता है। दोनों सही है। ठीक है। नीचे दिए कथन विचार करें। निलय की पेशी भित्ति अलिंद की अपेक्षा मोटी होती है। बिल्कुल सही है। निलय की रुधिर को अधिक दाब से पंप करना होता है। ठीक है। दोनों सही है। ठीक। नीचे दिए कथन पर विचार करें। बोला है कि सरीसृपों में सामान्यतः 3 कोष्ठकीय हृदय होता है। सही है। इनमें ऑक्सीजन तथा ऑक्सीजन रुधिर का मिश्रण हो सकता है। बिल्कुल सही है। मछलियों के हृदय में केवल 2 कोष्ठक होते हैं। सही है। मछलियों के हृदय में केवल 2 कोष्ठक होते हैं। एक हो गया। रुधिर एक चक्र में केवल एक बार ही हृदय से गुजरता है। ये दोनों सही है। ठीक है। पक्षी और स्तनधारी उच्च ऊर्जा आवश्यकता वाले जंतु है। इनमें पूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। दोनों सही है। ठीक है। जैसे हम लोग की बात करें क्योंकि हम लोग स्तनधारी हैं। ठीक है। सामान्य वयस्क मनुष्य का औसत रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। 120 mmHg किसे दर्शाता है? तो संकुचन दाब को, सिस्टोलिक प्रेशर को। और 80 mmHg किसको दर्शाता है? अनुशीलन दाब यानी डायस्टोलिक प्रेशर को। ठीक है। रक्तचाप मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या होता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। यह बहुत पूछता है। नीचे दिए कथन पर विचार करें। धमनियों की भित्ति मोटी तथा लचीली होती है। सही है। रुधिर हृदय से निम्न दाब से निकलता है। गलत, उच्च दाब से निकलता है। ठीक है। तो ये गलत हो गया। केवल एक सही है। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? तो रक्त का थक्का बनाना। बिल्कुल सही है। उत्तक द्रव का निर्माण किसमें होता है? तो उत्तक द्रव लसिका का निर्माण आपके प्लाज्मा प्रोटीन और श्वेत रक्त कणिकाओं से होता है। ठीक है। लसिका रंगहीन होता है और इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। यह अंतरकोशिकीय अवकाश से लसिका वाहिकाओं में प्रवेश करता है। ठीक है। तो ये बोला है लसिका रंगहीन होता है और इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है। यह अंतरकोशिकीय लसिकाओं में, भाई ये अंतरकोशिकीय अवकाश में लसिका वाहिकाओं में प्रवेश करता है। ये दोनों सही है भाई। ठीक है। पचे हुए भोजन से क्षुद्रांत द्वारा आवश्यक अवशोषित वसा का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो लसिका द्वारा होता है। ठीक है। पचे हुए भोजन से अवशोषित वसा के अतिरिक्त उत्तक द्रव को वापस रुधिर में कौन लाता है? तो लसिका तंत्र ही लाता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऊर्जा का भंडार मुख्यतः कहाँ होता है? तो पत्ती में होता है। उपपचयी क्रियाओं के उत्पादों को पादप के विभिन्न भागों में कौन ले जाता है? तो फ्लोएम। प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों के वहन को क्या कहते हैं? तो स्थानांतरण, ट्रांसलोकेशन। ठीक है। पादपों में अमीनो अम्ल का वहन किसके द्वारा किया जाता है? तो फ्लोएम। रुधिर से नाइट्रोजन
युक्त अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल कहाँ छाने जाते हैं? तो वृक्क की किडनी में छाने जाते हैं। पौधों में निम्न में से कौन सा अपशिष्ट पदार्थ है? तो ऑक्सीजन है। ठीक है, पौधों के लिए ऑक्सीजन है, हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड है। पादपों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद बनता है पत्तियों। उत्पाद बनाता है कौन? पत्तियों में ही तो बनाता है सब। जाइलम में जल की गति मुख्यतः कारण है वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। ठीक है। वृक्क की संरचनात्मक एक क्रियात्मक इकाई है। वृक्क संरचनात्मक एक क्रियात्मक इकाई है, तो वो नेफ्रॉन होता है। ठीक है, नेफ्रॉन याद रखिएगा। वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक नेफ्रॉन यह है। कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त शुद्ध करने की प्रक्रिया कहलाती है तो अपोहन या डायलिसिस बोलते हैं। रुधिर से कार्बन डाइऑक्साइड अलग होती है, तो रुधिर से कार्बन डाइऑक्साइड अलग होती है तो वो लंग्स में होता है। ठीक है, फेफड़ों में होता है। वृक्क को मूत्राशय से जोड़ने वाली नली कहलाती है तो मूत्रवाहिनी। क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा के अतिरिक्त द्रव को कोशिकीय अवकाश से वापस रुधिर में कौन ले जाता है? तो कौन ले जाता है? तो लसिका। पादपों में अपशिष्ट पदार्थ संचित होते हैं पत्तियां, छाल में तथा कोशिका और रिक्तियों में। ठीक है। मानव शरीर में उत्सर्जन का मुख्य अंग है वृक्क किडनी। पादप में अमीनो अम्ल का परिवहन कौन करता है? तो फ्लोएम। पादप में अमीनो अम्ल का परिवहन कौन करता है? तो फ्लोएम। वायवीय व अवायवीय श्वसन में मुख्य अंतर है उपरोक्त सभी। ऊर्जा का मात्रा, ऑक्सीजन की उपस्थिति, अंतिम उत्पाद, ये तीनों में मतलब ये तीनों अंतर है। ठीक है। बोला है कि फ्लोएम द्वारा भोजन का परिवहन किस विधि में से होता है? तो दाब प्रवाह या द्रव्यमान प्रवाह, प्रेशर फ्लो या मास फ्लो के द्वारा होता है। ठीक है, ये पूछ सकता है क्वेश्चन, और ये जब पूछेगा तो बहुत लोग गलती करके आएंगे, इतना जान लीजिए। और देख लीजिए यूरिनरी सिस्टम देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, और आप लोग को मैं बता दूं कि यहीं पे देखिए, ये हमारे नेफ्रॉन का जो हमारी मूत्रवाहिनी है, जो उत्सर्जन तंत्र है, उसका हम लोग का दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका किडनी हो गया, और इसी के ऊपर क्या होता है? एड्रिनल ग्रंथि लगा रहता है। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि इसी के ऊपर रहता है। तो ये धमनी है आपका, और ये आपका शीरा है। ठीक, ये यूरेटर है, और ये आपका मूत्राशय है। ठीक है, जो ब्लैडर कहते हैं, और ये आपका यूरेथ्रा है। ठीक है, तो बस इतना ही आज के लिए। आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब तो आप कर ही लीजिएगा। ठीक है, ओके। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।